हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड के सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। पहले इलस्ट्रेशन करेंगे, फिर टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने इसका रिवीजन किया था, तो अगर आपने अभी तक रिवीजन लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ रिवीजन लेक्चर देख कर आइएगा, क्योंकि बिना रिवीजन लेक्चर देखे आपको आगे की बातें समझ में नहीं आएंगी। तो शांत मन से फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टार्ट करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। हाउस प्रॉपर्टी के सारे इलस्ट्रेशन हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला इलस्ट्रेशन नंबर 1। जय श्री ओन्स 5 हाउसेस इन इंडिया। बहुत अमीर लड़की है, 5 घर है इसके पास। ऑल ऑफ विच आर लेट आउट, और सभी को किराए पे चढ़ा के रखा है। कंप्यूट द GAV, खाली GAV निकालना है, NAV नहीं निकालना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं निकालना, खाली GAV निकालना है ऑफ ईच हाउस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। पर्टिकुलर्स दिया है, 5 हाउस यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, 4 चीज़ें आपको दी गई है और आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर GAV। तो GAV कंप्यूट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, पहले वो देख लेते हैं। GAV कंप्यूट करने के लिए हमको पहला लेना है म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से हम कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, ये दोनों में विच एवर इज लोअर आएगा उसको हम बोलते हैं ER, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। फिर AR यानी एक्चुअल रेंट लिखेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर आएगा उसको हम बोलेंगे GAV यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आप क्वेश्चन ओपन कर लीजिए और सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू जो है वो 5 घर की हमको लिखनी है। तो पहले की है 80,000, दूसरे की है 55,000, तीसरे की है 65,000, चौथे की है 24,000 और पांचवे की है 80,000। तो मैंने सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू जो है वो लिख दी है। अब मैं लिखूंगा फेयर रेंट। तो फेयर रेंट कितना है, पहले का 90,000, दूसरे का है 60,000, तीसरे का है 65,000, चौथे का है 25,000 और आखिरी वाले का है 75,000। इजी। अब हम निकालेंगे कि ये दोनों में से विचेवर इज हायर कौन है। तो पहले वाले में विचेवर इज हायर में आएगा 90,000, दूसरे वाले में आएगा 60,000। इसमें दोनों बराबर है तो 65 ले लेता हूँ, इसमें 25,000 और इसमें 80,000। ये आ गया मेरा विचेवर इज हायर। ठीक है दोस्तों, अब मैं लूंगा स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेट पहले वाले में दिया है नॉट एप्लीकेबल, दूसरे वाले में दिया है 75,000, तीसरे वाले में 58,000, फिर दिया है नॉट एप्लीकेबल, फिर आएगा 78,000। अब स्टैंडर्ड रेंट का मतलब होता है कि जो आपका रेंट कंट्रोल एक्ट में लिखा हुआ है कि आप मैक्सिमम इतना रेंट ले सकते हो, वो रेंट आपका स्टैंडर्ड रेंट होता है। नॉट एप्लीकेबल लिखा है, इसका मतलब ये है कि वहां पर रेंट एक्ट का एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो वहां पर हमको SR स्टैंडर्ड रेंट नहीं देखना है। तो पहले केस में मैं विचेवर इज लोअर लूंगा, तो यहां पर नॉट एप्लीकेबल है तो खाली 90,000 ही आ जाएगा डायरेक्ट विचेवर इज लोअर में। सेकेंड वाले में 60,000 आ जाएगा, थर्ड वाले में 58,000 आ जाएगा, फोर्थ वाले में 25,000 क्योंकि नॉट एप्लीकेबल को नहीं लेना है, और लास्ट वाले में आ जाएगा 78,000। ये आ गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। फिर मैं एक्चुअल रेंट लूंगा क्वेश्चन से, 72, 72, 60, 30, 72, 72, 72, 60, 30, 72। ये मैंने ले लिया AR एक्चुअल रेंट।
अब इसके बाद मैं निकालूंगा GAV यानी विच एवर इज हायर, 4 और 5 विच एवर इज हायर, तो आ जाएगा GAV। पहले वाले में आ जाएगा मेरा 90,000, दूसरे वाले में 72,000, तीसरे वाले में 60,000, चौथे वाले में 30,000 और आखिरी वाले में 78,000। तो दोस्तों ये आ गया मेरा GAV इलस्ट्रेशन नंबर 1 का। तो आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर जो 1 है वो अच्छे से समझ आया हो और इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो हम पढ़ेंगे अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 को। राजेश ब्रिटिश नेशनल है यानी फॉरेनर है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अच्छा जो भी आदमी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहता है उसको इंडिया की सारी इनकम टैक्सेबल होती है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 ही ओन्स ए हाउस इन लंदन। हाउस कहाँ का है? लंदन का। लेट आउट किया है 10,000 पाउंड पर मंथ। म्युनिसिपल टैक्स पे किया है 8,000 पाउंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। द वैल्यू ऑफ 1 पाउंड इन इंडियन रुपी टू बी टेकन एट 95। हमको NAV कैलकुलेट करना है राजेश का फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले मैं लूंगा कंप्यूटेशन ऑफ NAV ऑफ मिस्टर राजेश फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। GAV लेंगे यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करना है? बहुत ईजी है। जो हमारा पौंड है, पौंड 10,000 पर मंथ है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो ये पूरे साल का आ जाएगा। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ₹95 से तो ये हमारा रुपीस में आ जाएगा। कितना आ रहा है? ये आएगा आपका 10,000 इंटू 12 इंटू 95, 1,14,00,000। इजी। फिर आते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, जो कि 8,000 पाउंड दिया है। इसमें पर मंथ नहीं लिखा है ना, तो इसको इंटू 12 नहीं करना है, इंटू 95 करेंगे तो हमारा ये इंडियन रुपीस में आ जाएगा। तो 8,000 इंटू 95 करेंगे तो 7,60,000। दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा NAV। ₹1,06,40,000। ये बन जाएगा NAV। हमको NAV निकालने बोला है, इसके आगे का स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह निकालने नहीं बोला है, तो हम बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। फिर हम आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। आ जाइए फटाक से इलस्ट्रेशन नंबर 3 ओपन कर लीजिए आप। आइए साथ मिलके पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। मिस्टर मानस ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टी। 2 घर हैं भाई इसके पास। 1 एट बॉम्बे वेयर इन द फैमिली रिसाइड्स। फैमिली कहाँ रहती है? फैमिली बॉम्बे रहती है। अदर एट दिल्ली विच इज अनऑक्यूपाइड। एक अनऑक्यूपाइड हाउस है। ही लिव्स इन चंडीगढ़। अच्छा 2 घर है, एक बम्बई एक दिल्ली। वो खुद रहता है चंडीगढ़ में। क्यों चंडीगढ़ में रहता है? क्योंकि उसका एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर है और वहाँ पर वो रेंट हाउस में लेता है। तो सबसे पहली बात, एक कंडीशन अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ी है तो वो ये है कि अगर कोई भी आदमी अपने घर को छोड़कर कहीं और रहता है पर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज से रहता है और रेंट पे रहता है, तो उस घर को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिल्ली और बॉम्बे दोनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड यहाँ पर वो मान सकता है इजीली। और आपको ये बात को आंसर में भी लिखनी होगी। तो आंसर में ये बात को बिल्कुल लिखिएगा कि मिस्टर मानस कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ NAV of 0 in respect of his house property at Bombay and Delhi, since no benefit is derived by him from such property and he cannot occupy such property due to the reason of his employment at Chandigarh where he lives in a rented house। ये आपका लिखा हुआ है स्टडी मैट में और ये लाइंस आपको लिखनी है, सेम टू सेम नहीं लिखनी,
पर ये लाइंस को आपको वहां पर मेंशन करना जरूरी है। अब फॉर एक्वाजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे, बॉम्बे में घर लेने के लिए लोन लिया था 30 लाख का 10% के हिसाब से 1/4/23 को। नॉट रिपेड एनी अमाउंट, कोई अमाउंट रिपे नहीं किया आज तक। और जो हाउस प्रॉपर्टी दिल्ली में है उसके लिए लोन लिया है ये 5 लाख का 11% के हिसाब से 1/10/23 को रिपेयर के लिए। देखो दोनों लोन में फर्क है। पहला लोन घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए लिया गया था, दूसरा लोन खाली रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए लिया गया है। कंप्यूट द डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू हिम अंडर सेक्शन 24B। 24B इंटरेस्ट का डिडक्शन है, उसको कैलकुलेट करना है। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए करना है। अगर वो शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेज में है तो, अगर डिफॉल्ट टैक्स रेज में के अंदर रहता तो बड़ी मजा आ गई थी, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी थी, सारी चीजें उठाकर टैक्सेबल। और यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पशन लोन में नहीं मिलता तो हम सीधा सीधा नोट लिख देते, कोई भी एग्जाम्पशन सेक्शन 24B में नहीं मिलता है अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रेज में लेता है तो। अब वो डिफॉल्ट टैक्स रेज में नहीं ले रहा है तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे। सबसे पहले बॉम्बे की बात करते हैं। तो बॉम्बे में उसने लोन लिया था 1/4/23 को, हमको निकालना है 1/4/24 से 31/मार्च/25 का इंटरेस्ट। तो पहले हम 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। कोई भी उसने पेमेंट नहीं किया था, ये भी मैंने आपको बता दूं, कोई भी पेमेंट नहीं किया था। तो मैं निकालूंगा यहां पर 30 लाख का 10%, जो कि आ गया मेरा ₹3 लाख। 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट दोस्तों इसने पे किया था बॉम्बे वाले घर के लिए। अब मेरा ये सवाल है, क्या ये 3 लाख पूरा अलाउ होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो आइए मैं आपको ले चलता हूं एक लॉ के ऊपर। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अगर आपको इंटरेस्ट क्लेम करना है तो 2 ऑप्शन है। पहला, अगर आप लोन लेते हो 1/4/99 के बाद, प्लस वो लोन लेते हो परचेस या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, प्लस आप अपना कंस्ट्रक्शन जब लोन लिए उस ईयर के एंड से अगले 5 साल तक कंप्लीट कर देते हो, तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट रिडक्शन मिलता है 2 लाख। ये तीनों कंडीशन बॉम्बे वाले हाउस के लिए सेटिस्फाई हो रही है। 1/4/99 के बाद लिया है, परचेस करने के लिए लिया है, और 5 साल के अंदर तो घर बन ही गया, क्योंकि हमने तो तुरंत खरीदा ना, तो बनने वाला तो क्लॉज हमको एप्लीकेबल होता ही नहीं है। तो तीनों केस अगर फुलफिल होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में तो 2 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलता है। इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 3 लाख, पर इसको मिलेगा कितना? रेस्ट्रिक्टेड टू ₹2 लाख। 2 लाख का इसको इंटरेस्ट मिलेगा एज पर सेक्शन 24B। जो 24B सेक्शन है इंटरेस्ट का सेक्शन, उसके हिसाब से 2 लाख मिलेगा। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में इसने 1/10/23 को लिया था, हमको चाहिए 1/4/24 से 31/3/25 तक का 5 लाख का 11%। ठीक है, तो 5 लाख का अगर मैं 11% कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा ₹55,000। फिर मैं आपको एक लॉ में लेकर चलता हूं। लॉ ये बोलता है कि अगर आपने परचेस और कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लिया तो ये वाले केस में तो आप आओगे नहीं, तो आप आओगे अदर केस में, और अदर केस में 30,000 तक मिलेगा। इसने रिपेयर के लिए लोन लिया था तो 30,000 तक का इंटरेस्ट मिलने वाला इसको। तो रेस्ट्रिक्टेड टू ₹30,000 एज पर सेक्शन 24B। तो टोटल इंटरेस्ट अलाउड इक्वल्स टू ₹2,30,000। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आया हो। अब 2,30,000 ये दोनों को मिलाकर हो गया, ठीक है, पर मैक्सिमम
24B में 2 लाख ही मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है, दोनों को मिला के 2 लाख मिल सकता है। तो टोटल इंटरेस्ट अलाउड, इसको लिखते हैं टोटल इंटरेस्ट, और फिर नीचे लिखते हैं इंटरेस्ट, मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड अंडर सेक्शन 24B इक्वल्स टू ₹2 लाख। मैक्सिमम 2 लाख अलाउ हो सकता है, तो इस क्वेश्चन में इसको 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट ही अलाउ किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये 2,30,000 आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि आप ऐसी गलती ना करो कि आपने 2 लाख को और 30,000 को प्लस करके 2,30,000 को एग्जाम कर दिया। ऐसा नहीं होता। 2 लाख रेस्ट्रिक्टेड है, 30,000 भी रेस्ट्रिक्टेड है, पर हमको मैक्सिमम लिमिट 2 लाख की दी गई है, तो मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपए ही अलाउ हो सकते हैं। और ये 2 लाख रुपए के अलाउंस के लिए भी एक सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ता है, और वो सर्टिफिकेट आपको बोरोवर से लेना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट इतना था, और वो सर्टिफिकेट आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर नोटिस आया तो जमा भी करना पड़ सकता है। तो ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 अब समझ में आ गया हो। अब हम आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। सारे लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाए, अपनी अपनी तैयारी कर ले। इलस्ट्रेशन नंबर 4 बोलता है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो बीजीएम बनाता है, साउथ का बीजीएम बनाता है, अगर आपको पता हो तो अनिरुद्ध हैज ए प्रॉपर्टी जिसकी म्युनिसिपल वैल्यू 1,30,000 रुपए है। फेयर रेंट 1,10,000 है। स्टैंडर्ड रेंट 1,20,000 है। लेट आउट किया था 11,000 पर मंथ के हिसाब से थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। अनरियलाइज रेंट जो है वो है 11,000 जिसमें से नहीं मिला है। एंड ऑल द कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय रूल 4। रूल 4 क्या बोलता है कि अगर आपको अनरियलाइज रेंट को माइनस करना है तो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर आपने रिवीजन लेक्चर देखा है तो 4 कंडीशन आपको याद है कि बोनाफाइड होना चाहिए, दूसरा उसको उस घर से निकाल देना चाहिए, और वो दूसरे किसी घर जो एसएससी है उसके दूसरे किसी घर में नहीं रहना चाहिए, और हमने प्रॉपर स्टेप लिए हैं अमाउंट रिकवर करने के लिए। ये 4 जो है वो सेटिस्फाई होने चाहिए, तो वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू है जो इसने पे किया है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है वो है 40,000, और हमको निकालना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर, उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा, जिसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस जो पेड है उसको माइनस कर देंगे। फिर आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से डिडक्शन लेंगे 30% ऑफ एनएवी और इंटरेस्ट ऑन लोन, और उसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है, 1,30,000। फेयर रेंट क्या है, 1,10,000। विच एवर इज हायर लेंगे तो मेरा आ जाएगा 1,30,000। स्टैंडर्ड रेंट जो रेंट कंट्रोल एक्ट में लिखा है वो है 1,20,000 रुपए। विच एवर इज लोअर लूंगा तो मेरा आ जाएगा 1,20,000 रुपए। अब बारी है एक्चुअल रेंट की। एक्चुअल रेंट कितना होता हमको ये निकालना है, तो 11,000 पर मंथ जो है वो होता है 11,000 पर मंथ इंटू मैं 12 कर दूंगा, 11,000 इंटू 12 माइनस अनरियलाइज्ड रेंट भी क्वेश्चन में दिया है। कितना है 11,000, तो 1,32,000 माइनस 11,000 तो मेरा आ गया 1,21,000। ये दोनों को कंपेयर करना है, विच एवर इज हायर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा, तो मेरा 1,21,000 आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्यूनिसिपल टैक्स पे 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू
तो ये म्युनिसिपल वैल्यू थी मेरी, इसका 10% लूंगा मैं यहाँ पे, ₹13,000। मेरा 1,08,000 आ गया NAV। 30% NAV का मेरे को मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि आएगा मेरा 32,400। और इसने इंटरेस्ट पे किया था मेरे ख्याल से 40,000 था, हाँ 40,000। ये दोनों माइनस हो जाएंगे, -32,400 -40, तो ये आ गया आपका 35,600। ये मेरा निकल गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इजी इजी, बहुत इजी है। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। आ जाइए आप लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 5 ओपन कर लीजिए, पढ़िए एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। गणेश जी हैज़ अ प्रॉपर्टी हुज म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 2.5 लाख, फेयर रेंट 2 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 2,10,000। प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर ए रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ। लेट आउट प्रॉपर्टी किए थे 20,000 पर मंथ के हिसाब से लेट आउट लिए हैं। हाउएवर द टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31/1/25। 2 महीने के लिए वैकेंसी रही। कौन से 2 महीने? फरवरी और मार्च। अनरियलाइज्ड रेंट वॉज 20,000 एंड ऑल कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय रूल 4 आर सेटिस्फाइड। यानी अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करने की हमको अनुमति दी गई है। म्यूनिसिपल टैक्सेस 8% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाज 65,000 फॉर द ईयर। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ गणेश। बाकी सारा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, खाली यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, वो है आपका वैकेंसी का। ठीक है, वैकेंसी यानी कैजुअल वैकेंसी। अब मैं आपको कैजुअल वैकेंसी के बारे में भी पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम म्यूनिसिपल वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू जो था वो था 2,50,000। ठीक है, और हमारा फेयर रेंट था 2 लाख। विच एवर इज हायर लूंगा तो मेरा आ जाएगा 2,50,000। रेंट कंट्रोल एक्ट में दिया था 2,10,000, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा 2,10,000। ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 2,10,000। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पूरा फॉर्मेट यहां तक सेम रहेगा, यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। पर अगर वैकेंसी है तो हमको एक लॉ देखना है। क्या देखना है? इन केस ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी यानी कंप्लीट एम्प्टी होना, कंप्लीट घर खाली होना। अगर हम एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी का रेंट करें तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना है? यहां पर एक्चुअल रेंट मेरा कितना है पहले वो निकालते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल रेंट इक्वल्स टू 20,000 पर मंथ इंटू 10 मंथ, ₹2 लाख, माइनस कर दूंगा मैं अनरियलाइज्ड रेंट। 20,000 नहीं मिला था तो 1,80,000 जो है वो आ गया मेरा AR। एक्चुअल रेंट मेरा 1,80,000, जिसको प्लस करना है VR यानी वैकेंसी के रेंट से। तो अगर वैकेंसी नहीं होता तो वैकेंसी का रेंट कितना होता? वैकेंसी का रेंट होता आपका 20,000 पर मंथ। 2 महीने की वैकेंसी थी इंटू 2, तो ये आ जाता 40,000। इजी, यहां पर हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा
₹2,20,000। ठीक है। अब अगर कैजुअल वैकेंसी का केस है तो हमको करना क्या है, दोनों को प्लस करके ये देखना है क्या वो अमाउंट ER एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है या कम है। तो 2,20,000 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है ना। ये देखो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है यहाँ पर 2,10,000, हमारा ईयर कितना है 2,20,000, सॉरी ईयर नहीं, जो हमने AR प्लस VR को कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर 2,20,000 का है। अब सवाल ये है दोस्तों कि जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ER है, ER से ज्यादा है, तो AR को ही GAV मान लेना है, AR यानी एक्चुअल रेंट को ही GAV मान लेना है। तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना था 1,80,000, तो अब मेरा एक्चुअल रेंट है 1,80,000, उसी को मैं GAV मान लूंगा 1,80,000 को। मैं यहां पर ये विचेवर इज हायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाने वाला हूं। क्यों नहीं लगाने वाला हूं ये विचेवर इज हायर वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि वैकेंसी थी, वैकेंसी के केस में हमको ये कैलकुलेट करके देखना पड़ता है, और ये कैलकुलेट करने के बाद हमको पता चला कि हमारा AR इज इक्वल टू GAV होने वाला है। और अगर ये स्मॉलर रहता तो हम ER को GAV मान लेते। तो इस क्वेश्चन में AR यानी एक्चुअल रेंट को GAV मानेंगे, तो एक्चुअल रेंट को GAV मान लिया, 1,80,000 आ गया, माइनस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो है यहाँ पर 8% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन जो है उसका 8% लेंगे, इसका 8% लूंगा मैं, तो 2,50,000 का 8% कैलकुलेट करता हूं मैं, कितना आता है, ये आ गया मेरा 20,000 रुपए। तो ये आ गया मेरा ₹1,60,000 NAV आ गया 1,60,000। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा मेरे को 1,60,000 का 30% यानी 48,000। और ये प्रॉपर्टी हमने रेंट पे दे रखी है तो सारा का सारा इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है 65,000। अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे है तो उसका जितना भी इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा अलाउ हो जाता है। तो 1,60,000 में से दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो आएगा मेरा 47,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। क्वेश्चन सेम था, खाली आपको अगर कैजुअल वैकेंसी रहती है तो ये देखना है कि एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी का रेंट अगर ER से ज्यादा है तो एक्चुअल रेंट को ही GAV मान लो, अगर एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट ER से कम है तो ER को ही GAV मान लो। सिंपल कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 में पढ़ा दिया। अब आते हैं दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आइए। पूर्णा के पास एक घर है जो कि बेंगलोर में है, वो अपने फैमिली के साथ उस घर पे रहती है। सिमिलर प्रॉपर्टी का रेंट यानी कि फेयर रेंट 25,000 पर मंथ है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 2,80,000, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 8,000। हाउस का कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ था, मैंने नीचे लिखा है 1 अप्रैल 18, जहां पर उसने लोन लिया था 20 लाख रुपए का फ्रॉम SBI फाइनेंस बैंक। और कितने परसेंट में लिया था भाई साहब? 9% पर एनम, 1/4/18 को लिया था। कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 30/11/20, यानी यहां पर 30/11/20 को इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू 31/3/20, यानी यहां तक 31/3/20 तक का एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट था 3,60,000। ठीक है। ऑन 31 मार्च 25 पूर्णा पेड 2,40,000 विच इंक्लूडेड 1,80,000 एस इंटरेस्ट। तो 31 मार्च 25 की बात चल रही है, यानी यहां की
उस समय पूर्णा ने 1,80,000 का इंटरेस्ट पे किया था। देयर पास नो प्रिंसिपल रिपेमेंट प्रायर टू दिस डेट, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णा का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कैलकुलेट करना है और वो शिफ्ट आउट कर रही है, प्रॉपर्टी से बाहर जा रही है। सबसे पहला सवाल, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो मैक्स टू मैक्स कितना इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो सकता है? अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो सकता है। ठीक है, इसका हम निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। पहला NAV, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो NAV क्या आती है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की? नील आती है, तो ये आ गई नील। माइनस करेंगे लोन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B। करेंट पीरियड का इंटरेस्ट कितना है? करेंट पीरियड का इंटरेस्ट जो है वो है ₹1,80,000 और प्रायर टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के पहले का इंटरेस्ट कितना है? कंस्ट्रक्शन के पहले का जो इंटरेस्ट है वो है 3,60,000 रुपये, 3,60,000 रुपये। और 3,60,000 जो है उसको हमको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटना है। तो कितना आएगा मेरा? 5 7 35 बजट 10, 5 2 10, और ये तेरा 72,000 रुपये आ चुका है। दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ तो मेरा आ जाएगा 2,52,000 रुपीज़ आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट। अब 2 लाख की लिमिट लेने के लिए कुछ नियम लगते हैं, अगर आपको पता हो तो। पहला नियम यह है कि घर 1/4/99 के बाद बनना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में घर 1/4/18 को बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1999 के बाद बना है। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा, लोन जो है वो घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर घर बनाने के लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो है वो ये था कि घर 5 साल में बन जाना चाहिए। आइए तीसरा जो है वो चेक करते हैं। 1/4/18 से घर बनना हुआ चालू और लोन तब लिया था तो 1/4/19 से 5 साल तक घर बन जाना चाहिए। तो 1/4/20, 1/4/21, 1/4/22, 1/4/23, 1/4/24 तक तो घर बन ही गया था, क्योंकि घर तो 30/11/20 को ही बन चुका है। तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो आपको 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट अलाउड है। अब इस क्वेश्चन में हमारा प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट मिलाकर टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 2,52,000 रुपीज, बट इंटरेस्ट टू बी अलाउड एज पर सेक्शन 24B मैक्सिमम 2 लाख। तो यहां पर आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट 2 लाख रुपए का अलाउ होगा। इंटरेस्ट तो माइनस में होता है अलाउ, तो मैं माइनस में अलाउ कर दूंगा इंटरेस्ट को। और मेरा इनकम बोलूं या फिर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 2 लाख रुपए। मेरा लॉस आ गया 2 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो मैंने आपको अभी बताया है। अब हम अगले वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 7 से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, समझ आया हो तो बिल्कुल कमेंट करिए कि आपको समझ आ चुका है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।